हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी एचटेट की। जितने भी सीडीपीएस के पीवाईक्यूज हैं, जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, उन सबको एक एक बार करके सारे पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसी सीरीज में हमें अब ये नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम 2022 में जो टीजीटी साइंस का पेपर हुआ था उसकी सीडीपी को डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज जो पेपर है ये लेवल 2 टीजीटी साइंस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रोपाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सबसे इसका आंसर क्या होगा हमारा, अब्राहम मैस्लो, है ना। अब्राहम मैस्लो ने किया था हमारी ये नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का। ठीक है। बाकी जितने भी ये जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं इनकी ज़्यादा वर्क हमारा मेनली जो हमारा जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है सीडीपी में, ऑफ हरियाणा हो, हमारा सी टेट और नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा। जो ये नीड है की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की, ये कुछ से क्वेश्चन पक्का बनता है, बहुत अच्छी थ्योरी है। इसमें क्या क्या दिया था उसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसमें जो बातें की थी ने हमारे 5 स्टेजेस दी थी हमारे। ठीक है। 5 स्टेजेस दी थी। उस स्टेजेस क्या थी, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलेशन। तो उसमें जो बात करें अगर हम फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो फर्स्ट स्टेज थी इसकी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है कि जो हमारी बॉडी की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, लाइक रोटी कपड़ा मकान। अगर बच्चा, लोग जो हैं सबसे पहले इसके लिए मोटिवेट होते हैं, है ना। अगर ये मोटिवेट किसी बच्चे को करना है और उनके पास ये नहीं है, उसको हम किसी बड़े चीज़ों की मोटिवेशन दें तो वो उनकी मोटिवेशन काम नहीं करेगी। उनको लिए प्राइमरी जो मोटिवेशन है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, इसके लिए अगर मोटिवेट करोगे तो शायद वो कुछ मोटिवेट हो जाए। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी टाइप की नीड है वो कौन सी है हमारी, वो है हमारी सेफ्टी नीड्स। जैसे ही हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी, हम सेफ्टी नीड्स पे पहुंच जाएंगे। सेफ्टी नीड्स कैसे है, जैसे कि घर, उनको सेफ्टी चाहिए, घर चाहिए, है ना। घर के अंदर फिर उसके अंदर सेफ्टी चाहिए, उसको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, है ना, इस टाइप से। ये सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी। तब उसको चाहिए लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या चाहिए कि भाई थोड़ा सा उसकी कोई उसको प्यार करे, है ना, लव या बिलोंगिंगनेस नीड्स। ठीक है, मतलब कोई प्यार करे उसको। ठीक है। उसके बाद ये भी जब अचीव हो जाएगी तो उसको सेल्फ एस्टीम आएगी, अपनी इज्जत करवानी पसंद करेगा वो। ठीक है, कि लोग उसकी इज्जत करें, सोसाइटी में उसको थोड़ा नाम हो, उसके लोग उसको रिस्पेक्ट दे, ये सब। और लास्ट होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलेशन। इसमें क्या करते हैं लोग कि जो सेल्फ का है, एक्चुअलाइज करके अपने मैं की वो खुद की पहचान करता है और अपनी जो सारी एबिलिटीज़ है उसको ओवरकम, इन एबिलिटीज़ हैं, गलत चीज़ें उनको ख़त्म करके अपनी जो एबिलिटीज़ है उनको बढ़ाने की कोशिश करता है ना। उस चीज़ के लिए मोटिवेट होता है। ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ द पर्सनैलिटी। आपने देखा है ये क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। प्रोजेक्ट टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी में 3 टाइप की होती हैं चेक करने के लिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। तो हमने बात की थी, तो प्रोजेक्टिव के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और एक्सप्रेसिव मूवमेंट टेस्ट, ये तीनों हमारे प्रोजेक्टिव के टाइप्स हैं। ये तीनों प्रोजेक्टिव के टाइप्स हैं। और सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री क्या होता है पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सोशियोमेट्री टेस्ट क्या होता है, जैसे नाम से पता चलता है, सोशियोमेट्री। सोशियो मतलब सोशल कल्चर क्या है, मैट्रिक मतलब मेजरमेंट, कि कोई बच्चे की इसकी सोशल में या फिर ग्रुप में वो कितना कैसा है, उसको उसकी मेजरमेंट करनी है कि भाई सोशल में वो अच्छा है भी नहीं है, नहीं है किस टाइप से उसको। तो उस वजह से ये क्या है, सब्जेक्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है। इसमें लोग क्या करेंगे कि ग्रुप फॉर्मेशन, क्वेश्चनेयर, डाटा कलेक्शन वगैरह से इनसे एनालाइज कर लेंगे किसी बंदे की पर्सनैलिटी रियल में है कैसी। ठीक है, जैसे वो सोशल में एक्ट कर रहा होगा वैसे उसकी क्या होगी, पर्सनैलिटी होगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4।
बाकी सारी क्या है पॉजिटिव टेक्निक्स है, ये जो हम बोल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में जो हम डिफरेंट डायरेक्ट ना अप्लाई करके किसी डायरेक्ट किसी मेथड से ना जाके हम किसी डिफरेंट मेथड से वर्ड एसोसिएशन करके कि मान लीजिए जैसे आपने देखा भी होगा कि कुछ हम चीज़ें बताते हैं, आपने देखा होगा कई वीडियोस में कि कुछ चीज़ें बोलते हैं तो उससे पूछते हैं कि जो फर्स्ट आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं वो बताइए। तो आपकी वो उससे जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है ना आंसर का, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो क्या बोल सकते हैं कि अनडिजायर्ड थिंग्स या फिर कुछ मोटिवेशन थिंग्स वो डिफ्लेक्ट होती है, उन्हीं से हम क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव मोटिवेशन मोटिव। दो टाइप की मोटिवेशन होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सटेंसिव। इंट्रिंसिक क्या होता है, जो अपने अंदर से उठता है, हम अपने किसी काम को करने की कोशिश करते हैं हमारे अंतर्मन किसी अपनी इच्छा से, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और ऐसे ही बाह्य अभिप्रेरक क्या होता है, जो बाहर से हमें वो बाहर का कोई स्टिमुलस जो हमें क्या करे, प्रेरित करे, मोटिवेट करे, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव मोटिवेशन। तो इसमें कौन सा है बेटा, कंप्लीट स्पोर्ट्स इन द ट्रॉफी, ट्रॉफी के लिए एक्सटेंसिव है, बाहर स्टिमुलस ट्रॉफी हो गया, सैलरी इसमें क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, सोशल सर्विस फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हाँ ये तो इंटेंसिक है, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किसी बच्चे को कुछ अच्छा ऐसा कोई काम करने से अच्छा लगता है, तो ये क्या हो गया हमारा हमारा आंतरिक अभिप्रेरक हो गया। और बाय वन गेट वन फ्री, ये भी हम एक फ्री के चक्कर में दूसरे की चीज़ खरीद रहे हैं, यही है। क्वेश्चन नंबर 4, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT टेट टू मेजर द स्टूडेंट। ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, हमें पहले भी देखा हुआ है कि बहुत बार पूछा गया है हमसे ये क्वेश्चन कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्या होता है या किसके बारे में है ना। थीमेटिक एप्रिसिएशन के टेस्ट में जो मैंने पहले बात कही थी कि ये किसके बारे में होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। तो और ये किससे रिलेटेड है, आप देखोगे प्रोजेक्टिव से रिलेटेड है ना। किससे रिलेटेड है ये, प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ वो है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन मुझे, जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन था कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन सी है इसमें से, और ये इसमें से सब्जेक्टिव टेक्निक कौन सी है, तो अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सब डायरेक्ट इसी से डायरेक्ट पूछा जाता है। जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है इंटरनेट में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट अगर के रेफरेंस में कौन सी सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट क्रिएट इम्बैलेंस, इम्बैलेंस क्रिएट करता है, नहीं ये तो बैलेंस क्रिएट करता है ना। हम एडजस्ट क्यों होना चाहते हैं, हमारे किसी एनवायरनमेंट में हम जाके एडजस्ट होना चाहते हैं, हमारे हमारे जो साइकोलॉजी में है वो हमारे जो ब्रेन है उसको या फिर हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए, है ना। कई बार हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जिसमें हम बैलेंस नहीं हो पाते, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसमें हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं। तो ये बैलेंस के लिए होता है, तो ये करेक्ट नहीं है, पहला ही ऑप्शन हमारा हो गया। इस बार कौन कौन से ऑप्शन है, इट मोटिवेट्स टू चेंज द लाइफ एज पर द डिमांड ऑफ सिचुएशन, हाँ सही बात है। इट गिव्स द एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट, सही है। इन द एब्सेंस ऑफ द एडजस्टमेंट वन इज सराउंडेड बाय टेंशन एंड एंजाइटी, है ना। अगर एडजस्ट नहीं होंगे तो हमेशा टेंशन और एंजाइटी रहेगी, जैसे हम एडजस्ट करेंगे ये टेंशन और एंजाइटी खत्म हो जाएगी। जैसा मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जितने भी आप PYQs करेंगे, है ना, उतनी आपकी जो साइकोलॉजी को देखने का पर्सपेक्टिव है ना वो चेंज होगा। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली देखते हैं, अगर वैसे आप क्वेश्चन ना देखें तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये चीज़ें होती है। बट आप कहीं ना साइकोलॉजी में जो सिर्फ थ्योरीज पढ़ के या वीडियोज़ देख के आता है ना, उसको प्रॉब्लम क्या होती है कि वो दो ऑप्शन में हमेशा अटकता है ना। क्वेश्चन कर लेगा, ऑप्शंस निकाल लेगा, पर वो लास्ट के दो में फंस जाएगा कि A होगा कि C होगा या B होगा कि D होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो एक एग्जैक्ट आपकी जो सोच है ना वो डेवलप हो जाएगी कि ये चीज़ होती है, ये जैसे आप अगर बुक से पढ़ के आए तो हो सकता है आपने थ्योरी में थोड़ा ही पढ़ पाए हो, या थ्योरी में पढ़ा जो कुछ उसको आपने नॉलेज में उतार ना पाए हो, उसको आप डायरेक्टली अप्लाई ना कर पा रहे हो। बट जब आप क्वेश्चंस करोगे, एक क्वेश्चंस को आप देखोगे कि आपने आप याद दिख गया कि एक सही है और बाकी तीन गलत है ना। मतलब नोट करेक्ट पूछा था तो एक इनकरेक्ट है और बाकी तीनों करेक्ट है, तीनों को आप रीड कर चुके होगे, आप अपने जो आपके डीप थिंकिंग कर चुके होगे एक एक ऑप्शंस में। और जब
एक एक ऑप्शन पे आप डीप थिंकिंग करते हो ना, तो वो आपके बिहेवियर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाता है कि ये चीज़ें तो है। जबकि डायरेक्ट रीडिंग में क्या होता है कि वो चीज़ें कभी भी आपके माइंड में उतरती नहीं है एज इट इज़। आप उसको एज ए पैराग्राफ रीड कर लेते हैं और छोटे छोटे बस एक एडजस्टमेंट के बारे में आपने सिर्फ इतना सोच लिया कि ये बैलेंस क्रिएट करता है, जस्ट दैट्स इट। और ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस हो गए वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे cognitive development theory, the ability of reversibility develop during which stage of development। पहले तो इस बात करते हैं कि ये, क्योंकि हर बार आ रहा है ना, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स की जो बात करें, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, तो आपने एक बार देखा होगा कि अगर पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो कोई आपने क्या किया होगा, एक ग्लास में पानी लिया, एक लंबा ग्लास ले लिया और एक मोटा ग्लास ले लिया। आपने एक बच्चे को यहाँ तक ग्लास में पानी भर के दे दिया या दूध भर के दे दिया या जूस भर के दे दिया, एक में कम भर के दिया, तो बच्चे को लगेगा ये ज़्यादा है। और एक जो डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग डेवलप हो चुकी है वो क्या समझ जाएगा, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, कन्वर्जन, कि इसको इसमें डाला या इसको इससे डाला, कि दिस इज सेम, कि क्वांटिटी सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो डिपेंड नहीं करता कि किस यूटेंसिल में मुझे मिल रहा है, वो सब सेम है। जैसे आपने देखा होगा क्लास 3rd 4th में जाके इंट्रोड्यूस होता है हमारा कन्वर्जन का टॉपिक, क्या कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये वाले जो कॉन्सेप्ट हो गए आपने 3rd क्लास में बच्चों को इंट्रोड्यूस होना देखा होगा कि सेकंड थर्ड से इंट्रोड्यूस होता है। तो वही हमारी कौन सी स्टेज होती है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 to 11 वाली, है ना। तो यही क्या है कि इसी कॉन्सेप्ट को, तो इसलिए ये बात भी है कि साइकोलॉजी का एक और पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से समझना है। जितनी थ्योरीज है ना, इसको आप डायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट में देख सकते हो। जैसे आप पियाजे की थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है ना, वाइगोत्स्की की थ्योरी है, बाकी जितनी लर्निंग थ्योरीज है, अब इनको रियल में अप्लाई करके देखो। अपने आपके आसपास कोई बच्चे हैं, है ना, आपके आसपास कोई ना कोई तो बच्चा होगा, लेडीज़ हैं तो लेडीज़ का कोई ना कोई बच्चा बच्चा होगा, आप किसी के भाई बहन का बच्चा होगा, उस पर अप्लाई करके देखो कि जैसा इस बुक में लिखा है वैसा रियल में बच्चा होता है या फिर ऐसे ही इन्हें थ्योरीज बना दी। तो आप देखोगे उनकी टेक्स्ट बुक्स में, देखोगे उनकी मेंटल एबिलिटी में, देखोगे कि पियाजे की थ्योरी डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम है मेरे को, थोड़ी सी आवाज़ में हो सकता है आपको प्रॉब्लम लगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको लगेगा कि ये डायरेक्ट रिलेटेड है। जो आपके रेगुलर एजुकेशन में आप देखोगे, आप बच्चे के बिहेवियर में देखोगे, जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है ना, वो डायरेक्ट आपके बच्चों के बिहेवियर में दिखेगा। ये डायरेक्ट ये वाली है, ये आपके डायरेक्ट एजुकेशन में दिखेंगे। तो आप वहाँ से एक बार एनालाइज कर लोगे ना, तो आपको जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज की जितनी भी टाइप्स हैं कि ये इसके अंदर आता है, तो उसको रट्टा मार रहे हैं कि एक बोल गए पेपर में गलत हो गया। उसको डायरेक्ट अप्लाई करके देखो, बच्चों पे देखो एक एक पॉइंट्स को कि प्ले वे एज है, इसमें ये होता है, उसको डायरेक्ट वहाँ पे देखोगे ना, एक बार आपको डायरेक्टली एज का जो फिक्स्ड वो है कि सेंसरी में ये एज आती है, वो भी आपको रट जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या क्या उसके अंदर आता है, क्या क्या नहीं आता है, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एक एक स्टेप पे। ठीक है, तो हमारा कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज ये देख लिया हमने, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स भी देख लिया कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एरिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच इन द नोट करेक्ट। इसमें से जो आपका मिलान कर रहे हैं कौन सा सही नहीं है। एरिक्सन की थ्योरी पूछी हुई है, तो एरिक एरिक्सन की जो फर्स्ट इसका 8 स्टेजेस दी थी, इसका जो डायरेक्ट आप वो ले सकते हैं, ये इसका क्या है, निमोनिक्स है, ताई 3 IgE। ताई में पहले क्या आता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेज दिया हुआ है एटोनॉमी वर्सेस, यही ऑप्शन हो गया क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ था। फिर आता है हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्टेज 2 है। ठीक है, स्टेज 2 होती है। फिर आता है हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फोर्थ आता है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी। फिर आता है फिफ्थ हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस। फिर हमारा ये आता है हमारा रोल क्राइसिस। फिर इंटीमेसी वाला आता है ना, इंटीमेसी, और उसके बाद जनरेटिविटी, और फिर आता है ईगो इंटेटिविटी। ऐसे टोटल करके 8 स्टेजेस होती है हमारे पास। और उसका जो डिमोनिक्स हो गया वो क्या हो गया, ताई 3 IgE। यहाँ पे इस आई को यहाँ पे भी डाल सकते हो, पर 4 आई में ना कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी होती है। 3 में भी वो ईजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो आप इसको स्टेज से समझ सकते हो। देखो, थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव। बच्चा पहले इनिशिएटिव लेगा कि मेरे को ये करना है, फिर आइडेंटिटी उसी में मेहनत करेगा, है ना,
आइडेंटिटी बनाने के लिए, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आता, ये आता है इंडस्ट्री, मेहनत करेगा इंडस्ट्री, और फिर इंडस्ट्री मेहनत करके अपनी क्या बनाएगा, एडोलेसेंस वाली एज में आप कौन से टाइम पे होते हैं, आइडेंटिटी वाले में रहते हैं, ठीक है ना। एडोलेसेंस में बच्चे क्या रहते हैं, 17-18 साल के होते हैं, अपने स्ट्रीम चूज़ करते हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि मेरे को इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आप स्ट्रीम चेंज करते हो, स्ट्रीम चूज़ करते हो और उसी में आप फिर वर्क करते हो, है ना। तो इसलिए क्या होती है, आइडेंटिटी आप एडोलेसेंस में आती है, फिफ्थ स्टेज। इंडस्ट्री से पहले आप मेहनत करके अपना थोड़ा सा क्या कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी में डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि जो बच्चा मेहनत कर लेता है, कुछ आसपास के लोग उसको देखने लग जाते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ एडोलेसेंस में पहुंचने लगता है वो, है ना। तो वो जो आपने बात करी थी कि पर्सनल फेबल क्या होता है, या फिर जो हमने पिछले पेपर में बात की थी कि ऑडियंस के बारे में, इनविजिबल ऑडियंस, तो वो कहीं ना कहीं आने लग जाता है, और वो लिटिल बिट, क्योंकि ये जो एज ऑफ ट्रांजिशन है ना, ये थोड़ा सा एज आता है कि वो एडोलेसेंस का थोड़ा इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो और आइडेंटिटी वर्सेस जो है, ये बच्चा मेहनत करता है आइडेंटिटी बनाने के लिए, इंडस्ट्री में भी मेहनत करेगा ताकि वो इन्फीरियर फील ना करे स्पोर्ट्स में या इन चीज़ों में, ठीक है। इसका ऑप्शन ए ही, ऑप्शन 3 है, यही इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने क्या दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, हमने इससे दो बात की थी। इससे थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट था ना, कि बच्चे को जो करने के बाद जैसा महसूस हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा दोबारा करेगा कि नहीं करेगा। मतलब उसको मज़ा आया तो वो उस इफेक्ट को रिपीट करेगा, और नहीं आया तो वो नहीं करेगा। तो उसमें आपने पॉजिटिव पनिशमेंट और इन्फोर्समेंट की बात की थी, ना कि एक्सटिंक्शन, सारे ऑप्शंस की, इन चीज़ों की बात किसने की थी हमारी, इन चीज़ों की बात करी थी हमारी पैवलोव ने, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ये सारे पैवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी में के क्वेश्चन ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड। एटीट्यूड के रेफरेंस में क्या कौन सा सही नहीं है। एटीट्यूड है मोटिवेशनल इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ बहुत होता है। कई बार आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आपको कोई मोटिवेशन दे देता है तो आपको मन कर जाता है। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स बुक्स चेंज बाय मोटिवेशन। एटीट्यूड कैन बी रेंज स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव टू स्ट्रॉन्गली नेगेटिव। हाँ होता है कि कई बार क्या होता है, आपके स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ के लिए आप पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। एटीट्यूड हैव सब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनशिप, हाँ जैसा सब्जेक्ट है वैसा ऑब्जेक्ट उसके साथ स्टिमुलाई और वो वाला रिस्पॉन्स हो गया कि किसी चीज़ के लिए अच्छा है, किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। एटीट्यूड इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ, नहीं ये गलत है। कभी भी एटीट्यूड इनेट नहीं होता, आप किसी भी एटीट्यूड को लेके पैदा नहीं हुए, ये हमेशा एक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में कौन सा ऑप्शन गलत, सही है, करेक्ट है। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, नहीं ओनली हेरिडिटी नहीं, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट बोला गया है हमारा, है ना। डेवलपमेंट फॉलो रैंडम पैटर्न, नहीं फिक्स्ड पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है बेटा, ठीक है। इस क्यूमुलेटिव प्रोसेस, हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यूमुलेटिव प्रोसेस पिछली बार भी ऑप्शन में क्वेश्चन था, एक सेम ऑप्शन आया हुआ था वहाँ पे। क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है कि मतलब संचयी प्रक्रिया है, जो पहले आपका डेवलपमेंट हो चुका है वो आपको आगे हेल्प ही करेगा, एड ऑन ही होगा, नेक्स्ट में कम नहीं होगा। ये डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, नॉट इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड होते हैं ये, ठीक है। कैटल कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस इज टाइप ऑफ टेस्ट। कैटल कल्चर फ्री टेस्ट होता है हमारा नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें क्या होता है, कल्चर फ्री होता है, मतलब ये कि किसी कल्चर को से होने वाले जो पर्सनैलिटी, पहले तो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये, ठीक है। और ये कल्चर फ्री होता है कि नॉन वर्बल टेस्ट होता है, कि इसमें आप किसी कल्चर का इन्फ्लुएंस को चेक नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ओरिजिनलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है, पर रिजिडिटी नहीं होती है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट। ये भी क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है हमारा, उसको भी आप अच्छे से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करेगा। टीचिंग स्किल ऑफ द लर्निंग टीचर, भाई करेगा, बिल्कुल करेगा। मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, बिल्कुल करेगा। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर, तो बिल्कुल ही करना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, टीचर की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। वो कुछ भी पहन के आया हो, कैसा भी दिखता हो, है ना, वो फिजिकल अपीयरेंस टीचर की कभी इफेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर।
व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट द चिल्ड्रन, कि किस टाइप के जो चेंज है ग्रोथ बच्चे के अंदर लेके आती है। अब किसी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो किस टाइप ऑफ चेंज आएगा, स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, फंक्शनल चेंज आएगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों आएगा, नन ऑफ दिस। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में दोनों लगाने पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर ये डायरेक्ट आंसर है स्ट्रक्चर। किसी बच्चे की वृद्धि हो रही है ना, ग्रोथ हो रही है। दो चीज़ें होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो हमारी होती है क्वांटिटेटिव, और जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव होती है। तो क्वांटिटेटिव चेंज तो हमारे स्ट्रक्चर में दिखेंगे ना, तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चरल। Isolation is an important plan for education of which type of the special children. Special children isolation की बात क्या हो रही होती है कि हम important plan of education, isolation का एजुकेशन प्लान का क्या मतलब है कि फटाफट पढ़ा दो, दो चीज़ें पढ़ानी है उनको, है ना। एसेलरेशन का स्पीड के साथ पढ़ा दो। स्पीड के साथ कब पढ़ा सकते हैं, जब बच्चा क्या हो, गिफ्टेड हो। ना ही स्लो लर्नर में, ना डिसेबल में, ना मेंटल रिटार्डेड में, किसी में भी हम किसी बच्चे को स्पीड से एसेलेशन से नहीं पढ़ा सकते, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ reinforcement शेड्यूल इज टू reinforce ईच करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो मुझे इसका आंसर करना, आप ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी कमेंट सेक्शन में, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी की बात करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में हमने दो चीज़ की बात की थी, एक तो था पनिशमेंट और एक था हमारा रेनफोर्समेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट पनिशमेंट दो टाइप की होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसके बारे में हमने डिटेल में, पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें क्वेश्चन था, उसमें हमने डिटेल में बात की है, तो इसमें नहीं करेंगे। बट इसमें क्या किया था, जो हमारी रेनफोर्समेंट का जो टाइप था, रेनफोर्समेंट टाइप था उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था कि हम जो पनिशमेंट, जो हमारा जो बच्चे का जो बिहेवियर है उसको रीइंफोर्स करके बाय पॉजिटिव और नेगेटिव हम उसको रिपीट करवा सकते हैं। तो दो चीज़ों पर डिपेंड था, कैसे कैसे, एक तो फिक्स्ड और एक रेशियो, है ना। एक फिक्स्ड और एक रेशियो। तो फिक्स्ड इंटरवल, एक इंटरवल था और एक रेशियो था। इंटरवल पे डिपेंड है और एक रेशियो पे डिपेंड है, इंटरवल पे और रेशियो पे। तो फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो, इनके बारे में बात हुई थी। पर इसमें क्या बोल रहे हैं कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगम कर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया पे पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची में आता है। एक तो ये था, इसके विपरीत एक चीज़ थी कॉन्टिन्यूस, कि बच्चा जब भी सही करे उसको आप दे दो, रेनफोर्समेंट दे दो। चॉकलेट मांग रहा है, चॉकलेट चाहिए उसको, चॉकलेट दे दो, है ना। कि जब भी सही कर रहा है, आप मान लो चाहता है कि बच्चा ये बिहेवियर करे, बच्चा ये सीख जाए, तो आपने एक टास्क दिया उसको कि भाई बच्चे ये करके दिखा दो मुझे, ये चैप्टर लर्न करके दिखा दो, ये टेबल लर्न करके दिखा दो। आपने टेबल लर्न करके दिखाई, आपने फटाफट क्या किया, उसको एक चॉकलेट पकड़ा दी, या उसको खेलने भेज दिया, या उसको कोई टॉय ला के दे दिया। ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस, कि जब उसने सही किया तभी पकड़ा, उसको रेनफोर्समेंट दे दो। उसी के विपरीत, बट इसमें क्या होता है कि बच्चा लालची हो जाता है, कुछ टाइम बाद क्या करेगा कि मेरे को चॉकलेट मिलेगी तभी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। इसके ही विपरीत हो गया हमारा हमारा क्या, इंटरवल और रेशियो का पैटर्न, कि हम कुछ इंटरवल पे देंगे। एक बार सही ना करेगा, चार बार सही करेगा तब देंगे। एक चैप्टर लर्न ना करेगा, चार चैप्टर लर्न करेगा तब देंगे। एक टेबल नहीं, चार टेबल लर्न करेगा तब देंगे। उसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल का क्या मतलब है कि फिक्स्ड दे दे कि हर दो लर्न करने के बाद दे देंगे, हर दो हर टू टू टेबल लर्न करने के बाद हमने उसको रेनफोर्समेंट दिया। वहीं पे वेरिएबल क्या है कि कभी एक पे दे दिया, कभी तीन पे दिया। कभी एक टेबल रन करने पे ही चॉकलेट दे दी, कभी तीन पे भी नहीं दी, कभी चार पे दी, ऐसे। तो ये फिक्स्ड हो गया, वेरिएबल हो गया। तो फिक्स कभी भी अच्छा नहीं होता, वेरिएबल हमेशा अच्छा होता है। कभी किसी क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर ऐसा ही रेशियो पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बार अच्छे से बिहेव कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसमें भी फिक्स्ड हो गया और एक वेरिएबल हो गया, फिक्स्ड और वेरिएबल, कि आप हर बार एक फिक्स पैटर्न पे दे रहे हो और एक बार वेरिएबल पे दे रहे हो, है ना। मतलब एक बच्चा दो बार अच्छा बिहेव करेगा तब दोगे। और उसमें क्या हो गया कि दो बार बिहेव अच्छा ना करके कभी आप दो दो पे दे रहे हो, कभी तीन पे दे रहे हो, कभी चार पे दे रहे हो, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा मेनली कि कितने पे मिलेगा, ताकि वो हमेशा उस इन्फोर्समेंट के चक्कर में कॉन्टिन्यूस लर्निंग में रहे, कॉन्टिन्यूस अच्छा बिहेव करे, ठीक है। तो अभी आपने कॉन्टिन्यूस होगा इसका आंसर, क्योंकि आप हर अच्छे उस पर आप अच्छा रिइंफोर्समेंट दे रहे हो उसको। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हेड टू टो।
हेड टू टो कब होता है हमारा स्फेलोकोडल। अब इसमें अब बहुत सारे बच्चों को ना स्फेलोकोडल प्रॉक्सिमल डिस्टल में प्रॉब्लम रहती है। प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रॉक्सिमिटी मतलब प्रॉक्सिमिटी होती है अपनी कितनी आसपास की जगह, प्रॉक्सिमिटी है ना। नेबरहुड में भी कभी आप प्रॉक्सिमिटी, या मेरे अप्रॉक्सिमिटी में कोई ऐसा बंदा नहीं रहता, या मेरे अप्रॉक्सिमिटी में कोई ऐसी शॉप नहीं है, इस टाइप से। और डिस्टल का मतलब डिस्टेंस, मतलब आसपास की बात हो रही है। टू यू, टू सम डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा हमेशा, मान लो ये है बच्चा तो ये ऐसे चलेगा, सेंटर टू अवे, ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेफेलोकोडल क्या हो गया हमारा हेड टू टो, ठीक है। सी टू सी ऐसे याद कर सकते हैं, सेफेलोकोडल सी टू सी, है ना। प्रॉक्सिमल डिस्टल फ्रॉम सेंटर टू डिस्टेंस, सम डिस्टेंस। A type of intelligence test in which the questions are similar in difficulty but level, सारे क्वेश्चन सेम डिफिकल्टी लेवल के हैं, बट मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू टाइम एलिमेंट। आपको कुछ 20 क्वेश्चन दे दिए, आपको बोला कि 20 मिनट में करके दिखाओ, तो आपका ये नॉलेज टेस्ट तो है ही, नॉलेज टेस्ट तो है ही, बट आपका मेनली किस पे क्या है, स्पीड टेस्ट है, किसी टाइम को आप कितने स्पीड में कर पाओ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को आप बोर्ड के एग्जाम से पहले प्री बोर्ड करवाते हैं, प्री बोर्ड भी करवाते हैं, वो नॉलेज टेस्ट तो है ही, नॉलेज टेस्ट तो है ही, बट वो मेनली क्या है कि बच्चों को आप कि वो 3 घंटे में पेपर खत्म भी कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि बोर्ड में जाएँ और पेपर ही कंप्लीट ना हो, तो ये कहीं ना कहीं स्पीड टेस्ट भी होता है। इससे हम ये भी एनालाइज कर लेते हैं कि बच्चा इतना पेपर पूरा कंप्लीट कर भी नहीं पा रहा, चाहे वो किसी भी रीज़न से नहीं कर पा रहा, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बच्चे को आता नहीं है। नीज को नहीं आता वो तो 3 घंटे से पहले ही कर लेगा, पर जिसको आता है वो 3 घंटे में कंप्लीट कर पा रहा है पेपर या नहीं, ये उसका भी टेस्ट होता है। तो ये भी टाइप ऑफ स्पीड टेस्ट भी होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। सब्जेक्टिव में कौन कौन से आते हैं बच्चों, जिसमें हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना लोगों से, वो हमेशा क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन से हम किसी बंदे की पर्सनैलिटी को जज करते हैं या एनालाइज करते हैं। तो और वो खुद से भी होता है, सेल्फ भी होता है हमेशा, ठीक है। तो इंटरव्यू होगा, होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम उससे ड्यूरिंग ए क्या बोल सकते हैं हम इंटरेक्शन। ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, जो ऑब्जर्वेशन से हम उसको डायरेक्टली एनालाइज कर लेंगे। ऑटोबायोग्राफी खुद से ही दिया है उसने। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हमने देखा था, ये किससे डिपेंडेंट था, डायरेक्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक से डिपेंडेंट से पे बेस्ड होता है। नोट पूछा था, ऑप्शन 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। Mean is average in the intelligence, low in the creativity and high in the adjustment. This is which type of difference? Inter individual differences, intra individual observable और expected। इसमें मेनली 2 टाइप की बात है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, जब आप किसी बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत सारे लोगों से कंपेयर करके बात करें, कि अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बात होती है कि मीन एवरेज है बाकी लोगों से क्लास में क्रिएटिविटी में, अपने सोसाइटी से, अपने भाई बहन से, तो वो आ जाता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बट अगर कोई फिक्स आपको बोल सकते हैं मेजरमेंट टूल है, उससे बात की गई है, जैसे यहाँ पे क्या क्या लो इन क्रिएटिविटी, लो इन क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी का कोई फिक्स्ड मापदंड है, उससे थोड़ा सा कम है। हाई लेवल ऑफ एडजस्टमेंट का कोई लेवल है फिक्स, उससे थोड़ा सा हाई है ना। एवरेज इन इंटेलिजेंस के भी हमारे एक मापदंड होता है, 90 to 100 एवरेज होता है। तो ये सब किसी एक फिक्स्ड हमारी जो चीज़ है उससे कंपैरिजन करें, तो वो क्या हो जाता है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अपने अंदर ही जो लोगों की चीज़ें हैं उन्हीं से कंपेयर हो रहा है, बाकी किसी से कंपेयर नहीं हो रहा, वो हो गया हमारा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे आप देख इंटर और इंट्रा का खेल है सारा। इंटर मतलब बाकी सबसे, अगर आप कोई बस चल रही है इंटर स्टेट, मतलब 2 स्टेट्स के अंदर चल रही है ना, और एक इंट्रा स्टेट चल रही है कोई बस, वो स्टेट के अंदर अंदर कहीं भी घूम रही है। इंटर कास्ट मैरिज, डिफरेंट कास्ट में मैरिज होना। इंट्रा कास्ट मैरिज, सेम कास्ट में शादी करना। तो ये सिर्फ वर्ड्स का खेल था, ना कि किसी और चीज़ का, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कुछ खेल नहीं था इस क्वेश्चन का, मेनली था कि लॉजिक का और वर्ड्स का। विच ऑफ द टाइप ऑफ कुरिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। ये स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं हम स्पायरल कुरिकुलम। जो हम इस टाइम पे जो कुरिकुलम पढ़ रहे हैं वो स्पायरल कुरिकुलम है, ब्रूनर ही सजेस्ट किया था। ये क्या होता है, ये पहले तो इसका फिगर बना लेते हैं। स्पायरल मतलब क्या है कि आपने जो चीज़ सीखी ना वो रिपीट हो गया, आप उसको कहीं ना कहीं, जैसे आपने लेसन प्लानिंग में भी पढ़ा हुआ है कि जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसको पहले आप उससे रिलेट कराओ फिर पढ़ाओ।
यही स्पाइरल कुरिकुलम है कि जब ऐसा तो है नहीं कि आप थर्ड से फोर्थ में गए, फोर्थ से फिफ्थ में गए, जो बिल्कुल नई चीज़ें पढ़ोगे, तो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ रिलेटेड चीज़ें भी आती है। जो आप नाइन्थ में पढ़ के गए हो, थोड़ा थोड़ा टेंथ में हेल्प करेगा, टेंथ वाला इलेवंथ में हेल्प करेगा, इस टाइप से। अगर वो सेम सब्जेक्ट है, या इंटर सब्जेक्ट भी कई बार चीज़ें हेल्प करती है। सॉरी। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, स्पाइरल कुरिकुलम होता है हमारा। इंक्लूसिव कुरिकुलम होता है कि सब सब कुछ इंक्लूड कर लिया। इंक्लूसिव कुरिकुलम भी हमारा होता है, जो हमारा जो ये कुरिकुलम चल रहा है इंक्लूसिव भी होता है। स्पेशल कुरिकुलम किसी स्पेशल बंदे के लिए डिज़ाइन किया हुआ, और इंटीग्रेटेड भी कुछ ऐसा ही होता है। Who developed social cultural theory of development? सोशल कल्चरल थ्योरी हमारी वाइगोत्स्की ने दी थी, ठीक है। जेडपीडी वगैरह आता है। एरिक क्रिस्टन ने साइको सोशल दी थी, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसे हमने पीछे बात की है। कोलबर्ग ने हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और बॉनफेयर बर्नर ने हमारी इकोलॉजिकल मॉडल दिए थे। What is the mechanism called through which a child tries to change his own ego to that someone else? किसी और की टाइप का बंदा बनने के लिए चाइल्ड ने अपना ओन ईगो को चेंज कर रहा है किसी और को देख के। क्या है आइडेंटिफिकेशन? क्या है ये आइडेंटिफिकेशन? इसी में दूसरा कौन कौन से आते हैं? नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन। क्या है प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन क्या होता है? हम किसी चीज़ को ना कर पाने की, हमने उसको क्या कह देते हैं, दूसरे भी थोप देते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा खुद कोई काम नहीं कर पाया, तो बोल देते हैं, ये तो उससे भी नहीं हुआ था, ये तो वो भी नहीं कर पाया था। इसको क्या बोल देते हैं? प्रोजेक्शन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब आप किसी को लेके गुस्सा हो, तो आप अपने क्या करते हो, किसी बॉक्सिंग या किसी स्पोर्ट्स में आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर लो, वहीं पे चीज़ों को उतार दो, तो क्या हो जाता है वो हमारा सब्लिमेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि कोई बच्चा फेल हो गया, तो वो इस पे ब्लेम नहीं करेगा कि ये मैं इसलिए पढ़ा नहीं था, इसलिए फेल हो गया। वो क्या करेगा कि आपने उसी दिन पूजा रख ली थी, मैं पढ़ नहीं पाया, है ना, मैं हम वहाँ पे घूमने चले गए थे एग्ज़ाम टाइम में, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। ऐसा ऐसे करके बहाने बनाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? रैशनलाइजेशन। कि वो बहाने बना के वो बोलना, ये मेनली ये बोलना चाहता है कि डिफ़िकल्ट लेवल था पेपर का, कि ये पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया था, किसी से नहीं हुआ, मेरे से क्या होता, ठीक है, ये सब। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल? गिलफर्ड ने हमारा 3 डायमेंशनल मॉडल दिया था, इसमें 3 कंपोनेंट थे हमारे। एक था हमारा कंटेंट, प्रोडक्ट, और कंटेंट ऑपरेशन और प्रोडक्ट, COP। कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट कोग्निशन हमारे उसमें नहीं था, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में 120, फिर 150, और फिर 180 मोड इसके ऑब्जेक्ट्स दिए थे इसमें। फिर वो परफॉर्मेड ट्राई की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थनबर्ग ने दिया था। गार्डनर ने हमारी क्या दिया था? हमारा मल्टी फैक्टर थ्योरी। गिलफर्ड की हमने ऊपर ही बात ही की है, एक मिनट, गिलफर्ड की हमने ऊपर बात ही करी है। गार्डनर ने हमारी जो दी थी वो थी, बहुत फेमस है इसकी, गिलफर्ड, इसकी क्या बोलते हैं इसको, गार्डनर की। इसमें दी थी हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, ठीक है।
फिर हमारा फैमिली स्कूल आर एग्जाम्पल ऑफ विच एनवायरमेंट सिस्टम इन द कॉन्फेयर बर्नर बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ थ्योरी, जिसमें हमारे पीछे ऑप्शन क्वेश्चन भी था इस पे ऑप्शन में। ठीक है, पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या होता है कि बच्चे या किसी भी बंदे की जो बिल्कुल क्लोज एनवायरनमेंट है ना, फैमिली है, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, ये हो गया हमारे माइक्रो सिस्टम। ठीक है, स्कूल है, अब स्कूल भी बच्चा रोज जाता है तो स्कूल भी इसका माइक्रो सिस्टम में ही आ जाएगा। फिर आता है हमारा मैक्रो सिस्टम की जो बाहर से रिलेटेड है, जैसे मास मीडिया है, वो है, ये सब क्या हो गया हमारा मैक्रो में आता है। एक्सो सिस्टम बिल्कुल ही बाहर की बात हो गई। एक्सो सिस्टम और एक्रोनोलिकल इकोलॉजिकल क्रोमोनोलॉजिकल क्या हो गया हमारा क्रोमो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या हो गया हमारा कि अब थ्रू ईयर टाइम, थ्रू द टाइम जो जो चीज़ें हुई है एनवायरनमेंट में, सिस्टम में, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, तो हमारा ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्या है फिर इसमें, विच इज़ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर नहीं है। यहाँ जिन्हें कॉग्निटिव थ्योरी दी थी बिल्कुल सही है, बैंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी बिल्कुल सही है, एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी, अभी पीछे किया है, वाइगोत्स्की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये शायद खोलबर्ग ने दी थी बच्चों, खोलबर्ग ने दी थी ये। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, अभी पीछे भी बात की है हमने, जेडपीडी दिया था इसमें, और वो किस थ्योरी में दिया था उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके अलावा जो भी आप बच्चे को इन क्वेश्चंस में किसी में डाउट आता है इसके बाद भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के जो भी आपका डाउट आता है वो बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर आपका डाउट क्लियर कर सकूँ बाय डिफरेंट एग्जांपल्स और इसी रेफरेंस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। वेल एडजस्टेड पर्सन कैसा होगा, अवेयरनेस ऑफ हिज ओन पोटेंशियल एंड लिमिटेशन, बिल्कुल सही बात है, उसको अपनी पोटेंशियल तो पता ही होगी। रिस्पेक्टेड हिमसेल्फ एंड अदर, जो एडजस्टमेंट करते किसके लिए, अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए, कि भाई हमेशा थोड़ा तंग रह सकता है बच्चा, टेंशन में एंजाइटी में थोड़ा ना रह सकता है, तो अपने आप की भी रिस्पेक्ट कर रहा है कि हमें खुश रहना चाहिए। फिर बैलेंस्ड एस्पिरेशन, बिल्कुल बैलेंस बनाने के लिए ही तो होती है एडजस्टमेंट, तो रिजिडिटी इन बिहेवियर नहीं, रिजिडिटी नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए तो एडजस्ट करता है, और वेल एडजस्टेड ऑलरेडी है तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। Mental health is a full and harmonious function of the whole personality. This definition is of mental health is given by whom? ये की थी हमारी हेडफील्ड ने। ऐसा चाहिए ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चंस जो डेफिनेशन वाले होते हैं ये रैंडमली पूछे जाते हैं, बहुत रेयर चांस होता है ये बच्चों को वहाँ पे आपका जो पढ़ा हुआ वो आ जाए। तो ऐसे ऑप्शंस ऐसे में यही है कि आप जो डेफिनेशन बुक में आप वो जो बुक पढ़ रहे हो ना, वो डेफिनेशंस को आप किसी न किसी निमोनिक से या वर्ड से लिंक करके उसके नाम के और उसको लर्न कर लो, तभी आपको ये याद रहेगा। जैसे मेंटल हेल्थ इज़ फुल ऑफ हारमोनियस, मेंटल हेल्थ है मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व को पूर्ण सामंजस्यपूर्ण कार्य है ना। अगर कोई बंदा मेंटल हेल्थ से अच्छा है तो वो सारी चीज़ें उसकी अच्छी अच्छी होंगी। डेफिनेशन मेंटल हेल्थ की किसने दी, हेडफील्ड ने, है ना। मतलब ऐसे कंपेयर करा सकते हो कि जो दिमाग से अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, उसकी सारी फील्ड्स में अच्छा काम करेगा। ऐसे रिलेट करके आप डेफिनेशन को हमेशा याद रख सकते हो। वैसे आप डेफिनेशंस या डेफिनेशन याद नहीं रहेगी या किसने दी ये कभी याद नहीं रहेगा आपको। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज नॉट रिलेटेड टू गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट हमने लास्ट ईयर भी किया, लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी किया था। 3 बंदे रिलेटेड थे, कोलर, कॉफका और वर्जिनियर। ऑप्शन 3 नॉट रिलेटेड टू हमारे गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट में अब ये क्रिश्मर किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है पर्सनैलिटी से, किससे रिलेटेड है पर्सनैलिटी। का भी पर्सनैलिटी का क्वेश्चन दे दे, इसने पर्सनैलिटी के टाइप दिए थे क्रिश्मर ने। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है।
हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। जो चीज़ें आपने, एक चीज़ और करनी है आपको, आपको एक नोटबुक बनानी है। नोटबुक कैसे बनानी है, जैसे आपने प्याजे की थ्योरी पढ़ी, कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी, और बाकी ब्रोन्जर बर्नर की थ्योरी पढ़ी, अभी आपने कोई और थ्योरी पढ़ी, आप क्या करो, इस जैसे आपने नोट्स बनाए, किसी की बुक से बनाए, आपने किसी की वीडियो देख के बनाए, तो आप क्या करो, प्याजे की थ्योरी को आपने जितनी भी चीज़ें हैं ना लिख ली। एक चीज़ जो नोटबुक में नेसेसरी है फॉर द साइकोलॉजी सीडीपी को कवर करने के लिए, जब भी आप नोट्स बनाए ना, उस नोट्स को आप खुले खुले बनाए। लाइक अगर आप प्याजे की थ्योरी पढ़ रहे हो, तो प्याजे की थ्योरी को एक तो अच्छी ठीक सा नोटबुक लो, और प्याजे की थ्योरी जब पढ़ रहे हो तो एक पेज पे आपने थ्योरी की सब चीज़ें लिख ली, तो आप उसको थोड़ा सा स्पेस छोड़िए। जैसे आपने 4 ऑप्शंस लिखे, मतलब 4 स्टेजेस लिखी, तो आप उसको ऐसा मत करें कि आप एक एक लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन पे ही दूसरी स्टेज लिख दी, फिर तीसरी स्टेज, फिर चौथी। आप एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़िए, कम से कम नहीं तो 5 से 10 लाइनें छोड़िए, और उसको ख़त्म होने के बाद एक पेज फालतू में छोड़ दीजिए। ये आपको बाद में समझ में आएगा, जब आप नोट्स बन चुके होंगे, जब आप पीवाईक्यूज़ कर रहे होंगे, आपके पास नया नया कंटेंट निकल के आएगा थ्योरी में से जो आपने कभी नहीं पढ़ा। फिर आप क्या करोगे, आप उन जो आपने जगह छोड़ी है ना, जो भी आपने कंटेंट पढ़ा, उसमें जो जो न्यू लर्निंग आपने गेट की, उसको आप वहीं पे लिख लो। प्याजे की थ्योरी में आपने प्याजे की पॉइंट्स लिख दिए, और कोलबर्ग की थ्योरी में आपने कोलबर्ग की थ्योरी, कॉलर की थ्योरी में कॉलर की लिख दिया है ना। जिसकी थ्योरी आपने पढ़ी, जो आपने पीवाईक्यू से गेट किया, जो नई आपकी नॉलेज डेवलप हुई, उस आपकी सारी नॉलेज को आपने क्या करा, उस नोटबुक में लिखते चले। प्याजे के नोट्स को आपने फिर और एलाबोरेट किया, और किया, ऐसे करोगे, जब आपके पास, जब एक ही पेपर आपका कंप्लीट होगा ना, कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता जाएगा उसमें, कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता जाएगा। और जैसे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, ऐसे आप अगर करोगे, उसमें ऐड ऑन करते जाओगे, आपके पास एक बहुत शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे, और वो आप देखोगे तो उस नोटबुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको यही करना है कि जब आप नोट्स बनाओ बाय बुक्स, तो आप स्पेस छोड़ के रखो, और जब आप पीवाईक्यूज़ करो, उसकी जो जितनी भी नॉलेज है आप उसको ऐड ऑन करते चलो। आपके शानदार नोट्स तैयार होंगे, शानदार आपकी नॉलेज होगी। जब आप उसको रिवाइज़ करोगे तो आपका कोई मैच नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।